वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उससे बनते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है पहले से, हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हिंदी। यानी ये इन दोनों परीक्षाओं के लिए नहीं है, अपितु ये उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिस भी किसी पेपर में आपका हिंदी का सेशन पूछा जाता है। तो ये हिंदी उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्पेशली अगर मैं कहूँ तो रिसेंटली जो एग्ज़ाम है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का ही आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है ये हिंदी और ये वाला चैप्टर वाक्य। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब पे हम डिस्कस करेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ये वाक्य के भेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो वाक्य जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, तो आज इन सब पर हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो 1 बाय 1 करके सारे स्टेप हम समझेंगे और फिर देखेंगे हम कि हम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो जो भी मेरा दोस्त आज नया चैनल पर जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे जो हिंदी की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप चीज़ों के साथ सबसे पहले रूबरू हो। तो इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी जी के, हिंदी और संविधान। ठीक है, तो आपको जिस किसी का भी वीडियो, जो भी टॉपिक आपको देखना है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप वहाँ जाकर उन चीज़ों को एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो परिभाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे सार्थक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द व्यवस्थित समूह बनाए जो पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, पूर्ण अर्थ हो, तो वो शब्द वाक्य कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे पानी, पानी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, दूध सार्थक शब्द हो गया और कपड़ा सार्थक शब्द हो गया। तो ये सार्थक शब्द है, ये अर्थ के साथ में है। अगर मैं निरर्थक शब्द की बात करूं जो निरर्थक होते हैं, जैसे पानी, ठीक है, पानी एक सार्थक शब्द है, तो अगर मैं इसका निरर्थक बनाऊं तो पानी वानी हो जाता है, वानी हो गया। दूध से वूद हो गया, कपड़ा से लत्ता हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, निरर्थक शब्द है। पानी वानी, दूध वूद, कपड़ा लत्ता, तो सब के सब जो है ये निरर्थक हो गए। तो ऐसे शब्द नहीं चलेंगे। तो शब्द कैसे चलेंगे, जो सार्थक शब्द होते हैं, तो उन्हीं को जोड़ने पर एक वाक्य बनेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, देखो, जैसे ये वाक्य है, राजेश मैच खेलने गया। तो राजेश मैच खेलने गया, तो इस वाक्य में आपको कहीं कोई गलती नजर आ रही है क्या? राजेश मैच खेलने गया, तो सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित है जिस तरह से होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, इसका अगर मैं रूप बिगाड़ दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, राजेश गया मैच खेलने, या राजेश गया खेलने मैच। तो ये अब मुझे बता दो, क्या ये सार्थक शब्द आपको लग रहा है कि आपको एक जो है व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध दिखाई दे रहा है, राजेश गया खेलने मैच? तो ये हमारा कैसा निरर्थक शब्द हो गया, इसका एक पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो ये व्याकरण भाषा की दृष्टि से भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलते शब्द। जो शब्द चलेंगे वो ये चलेंगे कि राजेश मैच खेलने गया। देखो पूरे सेंटेंस का क्या सेंस बन रहा है, ठीक है, पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। आपको लगेगा हाँ कि ये जो है वाक्य एकदम शुद्ध है, तो ये अशुद्ध है, राजेश गया खेलने मैच। तो ये आगे पीछे कर दिए, चीजें जो है सीक्वेंस में नहीं है। तो चीजें इस तरह से सीक्वेंस में होनी चाहिए, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर मैं आगे बात करूं वाक्य भेद की, तो वाक्य जो भेद होता है उसके उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होंगे, और एक अर्थ के आधार पर वाक्य ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो सरल वाक्य होता है, इसको हम साधारण वाक्य भी बोल देते हैं। दूसरा हमारा मिश्र वाक्य होता है, यानी मिश्रित वाक्य। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, जो 2 वाक्यों को, 2 सेंटेंसों को जोड़ के बनाया जाता है संयुक्त करके। अब ऐसे ही अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ, पहला होता है हमारा विधानवाचक वाक्य, फिर निषेधवाचक वाक्य, ये होता है आज्ञावाचक। ठीक है, तो ये आज्ञा है, आज्ञावाचक। विस्मयवाचक हो गया, संदेहवाचक, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 8 टाइप जो हैं ये अर्थ के आधार पर है, और रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के। तो पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम उदाहरण भी प्रैक्टिस करते चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और कैसे हम इन वाक्यों को पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस कैटेगरी में आएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप
20 मिनट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वाक्य का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ कर आइए, ठीक है। तो वाक्य आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो आप एक बार देख लीजिए, तो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होंगे, तो जिनमें से पहला हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य यानी सामान्य वाक्य। तो इसको कैसे पहचानेंगे, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे वाक्य है जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इनमें एक ही उद्देश्य होगा, ठीक है, और एक इसमें विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, तो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अच्छा, यहाँ उद्देश्य की बात हुई तो उद्देश्य को जान लेते हैं पहले। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कर्ता। उद्देश्य कौन होता है, कर्ता होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कर्ता होगा, उसको उद्देश्य बोलेंगे। जैसे इसके उदाहरण है, रमेश खेलता है, तो रमेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो रमेश के बारे में बताया गया है कि रमेश क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, यहाँ रमेश उद्देश्य हो गया। ऐसी राधा गाती है, राधा उद्देश्य है। मीरा गाती है, तो मीरा भी उद्देश्य हो गया। मोहन और सोहन खेलने गए, तो कभी कभी 2 उद्देश्य भी होते हैं, ठीक है, एक रोहन हो गया और एक मोहन हो गया, तो ये दोनों क्या है, उद्देश्य हैं। विधेय क्या होता है, विधेय के बारे में बात करेंगे, पहले उद्देश्य समझ लो। महेश क्रिकेट खेलता है, महेश क्रिकेट खेलता है। तो अब बात कर लेते हैं विधेय की। विधेय वो होता है कि जो उद्देश्य के विषय में बताता है कि उद्देश्य क्या कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, रमेश क्या होगा, उद्देश्य, और रमेश क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो उद्देश्य क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये विधेय हो गया, ठीक है, ये उसका विधेय हो गया कि राधा गा रही है, मीरा गा रही है, मोहन और रोहन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, महेश क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो ये विधेय हो गए कि उद्देश्य क्या काम करता है उसके बारे में जो बताए वो विधेय होता है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे विधेय के बारे में मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है, ठीक है, उद्देश्य क्या कर रहा है उसके विषय में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमेश खेलता है, तो खेलता है, तो रमेश तो उद्देश्य हो गया, इसका विधेय क्या है, तो विधेय क्या हो गया, खेलता, ठीक है, विधेय क्या हो गया, खेलता, ये एक विधेय है। तो रमेश क्या कर रहा है, खेल रहा है। जिस काम को करता करता है वो विधेय होता है, ठीक है। चीज़ें आगे समझ में, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप थम्स अप जरूर करें वीडियो पर, और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक आप जरूर पहुंचा दिया करें जो भी दोस्त इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, या उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है। तो ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, जिसमें भी हिंदी आप पेपर में देने जाओगे, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे पिताजी ने भोजन किया, तो आप समझ गए होंगे पिताजी क्या है, तो उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में बात की गई है, क्या बात की गई है, क्या किया इन्होंने, भोजन किया, ठीक है। तो क्या किया है, भोजन किया, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। मेरी कमीज लाल है, ठीक है, उसने अपने आप को निर्दोष बताया। मेरा भाई होशियार है, ठीक है, मेरा भाई क्या है, होशियार, भाई कैसा, होशियार है। भारत की संस्कृति प्राचीन है। तो सबके सब ये सेंटेंस हमारे साधारण या सरल वाक्य वाले हैं, जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो यहाँ पे नोट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पॉइंट है, यदि उद्देश्य 2 आए, ठीक है, तथा विधेय एक ही हो, तब सरल वाक्य होता, तब भी जो है सरल वाक्य ही होगा, ध्यान रखना। जैसे सोनू और मोनू भाई हैं, तो देखो 2 उद्देश्य हो गए, 2 उद्देश्य हैं और एक विधेय है, दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो वहां भी जो है हमारा सरल वाक्य ही होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जरूर। तो आइए हम चलते हैं आगे। दूसरा हमारा जो है, जो ये साधारण वाक्य होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं और छोटा सेंटेंस होता है। देखो जैसे ये, पिताजी ने भोजन किया, मेरी कमीज लाल है, उसने अपने आप को निर्दोष बताया, मेरा भाई होशियार है, तो भारतीय संस्कृति प्राचीन है। तो ये जो है सारे के सारे साधारण है, बिल्कुल सिंपल, देखने में ही सिंपल लग रहे हैं आपको इनको देखकर ये नहीं लगेगा कि इनमें कोई लॉजिक लग रहा है, कोई चीज़ इनको जोड़ रही है दोनों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं। और आगे बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य की। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं, मिश्र वाक्य कैसे होते हैं। जैसे मिश्र वाक्य की परिभाषा है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान, ठीक है, यानी मुख्य उपवाक्य होगा, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो मुख्य होगा, एक भाग तो सेंटेंस में मुख्य यानी प्रधान होगा, और दूसरा भाग उसके ऊपर आश्रित होगा, अगर वो काम करेगा तो ही दूसरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आश्रित होगा। जैसे आश्रित का मतलब है, अगर कोई मेरे ऊपर आश्रित है, अगर वो कह रहा है अगर ये कमाए तो मैं खाऊं, तो उसका मतलब वो मेरे ऊपर आश्रित है, अगर मैं कमाऊंगा तो वो खाएगा। तो ऐसे ही ये एक इसमें प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा, उसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, जो आपस में, ठीक है, किससे जुड़े होंगे, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि संयोजक यानी योजक शब्दों से जुड़े होते हैं।
इसमें एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। एक जो उपवाक्य होगा वो दूसरे पर निर्भर होगा और इनसे ये जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सब जो है इनको जोड़ के रखते हैं, संयोजन करते हैं, ये योजक का काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान की, तो मिश्र वाक्य की मुख्य पहचान क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद ही आप उदाहरण को अच्छे से जो है क्लैरिफाई कर पाओगे। जैसे योजक शब्द यानी कनेक्टिंग वर्ड्स होगा वाक्य के बीच में, कि, जो, जब, तब, जैसा वैसा, जहां वहां, यदि तो, क्योंकि आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य क्या होगा, जैसे एक वाक्य अधूरा लगता है और अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, जैसे जब बारिश होगी तब मैं आऊँगा, ठीक है। तो तब वो कब आएगा, जब बारिश होगी, तो ये किस पर निर्भर है, ये बारिश पर निर्भर है, ठीक है। दूसरा जो वाक्य होगा, दूसरा जो वाक्य होगा पहले पर निर्भर होगा, अगर बारिश होगी तो ही आएगा। तो डिपेंड किस पर है, ये डिपेंड किस पर है कि मैं किस पर डिपेंड हूँ, मैं कब आऊँगा, जब बारिश होगी, तो मैं बारिश के ऊपर डिपेंड हूँ। तो आश्रित हो गया मैं इस वाले सेंटेंस पे, ठीक है, इसके पहले पार्ट पे। तो यही होता है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधा इसके उदाहरण पे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, जब रवि आएगा तब राहुल जाएगा, तो तब ने इनको जोड़ के रखा है, देखो तब ने इनको जोड़ के रखा, तो राहुल किस पर डिपेंड हो गया, रवि पर। तो जब रवि आएगा तभी या तब राहुल जाएगा, तो ये आश्रित हो गया। ये वाक्य कैसा है, ये आश्रित हो गया, ठीक है। ये भाई आश्रित हो गया, किस पर हो गया, इस प्रधान उपवाक्य पर, ये प्रधान है। तो रवि पर आश्रित हो गया कौन, राहुल, कि जब रवि आएगा तभी राहुल जाएगा, तो राहुल आश्रित है। तो जब एक उपवाक्य यानी दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित हो, तो वही क्या होता है हमारा, वही हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं इतनी कि आप इनको पहचानने में गलती नहीं करोगे। जैसे दूसरा, वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, कि वह लड़का दौड़ में प्रथम आया जो कल देर से आया था, जो कल देर से आया था वो लड़का जो है दौड़ में प्रथम आया है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर करता है, कठिन परिश्रम करने पर, ठीक है। तो कठिन परिश्रम करने पर, तो ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। ये जो है आश्रित उपवाक्य है, उपवाक्य। तो उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर है, कठिन परिश्रम करने पर, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ इन चीज़ों को। मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी, छुट्टी किस पर डिपेंड हो गई, मालिक के कहने पर डिपेंड। अगर मालिक कहेगा तो ही छुट्टी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो ये आश्रित उपवाक्य और ये पहला वाला प्रधान उपवाक्य हो गया, और ये इनको कनेक्टिंग करने का काम करता है, कनेक्ट करेगा कि, तो, जो या तब। तो यही इनकी पहचान है कि ये जोड़ के रखेंगे। और पहचान का मैंने तरीका आपको बता दिया, आप देख लेना। अगर एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित है तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा, वो मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो आप अब अगर अभी तक आपने थम्स अप नहीं किया है तो आप थम्स अप जरूर कर दें, तो आगे की चीज़ों को हम ऐसे ही स्मूथली समझते जाएंगे। आपको एक मिनट के लिए नहीं लगेगा कि हिंदी जो है वो एक कठिन सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें ठीक ठाक इसको टाइम दे देते हो, इसमें थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, तो आप हिंदी में बटे में से बटे नंबर ला सकते हो। ये आपके जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है हिंदी। हिंदी में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के। तो आप भी इस चीज़ को जो है थोड़ा सा नोटिस कर लो और हिंदी पे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि हिंदी अगर आपकी अच्छी होगी पेपर में तो आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं बिल्कुल 100% हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम संयुक्त वाक्य की। जो तीसरे प्रकार का वाक्य है वो हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। अब ये क्या है, थोड़ा सा पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पे आएंगे। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, यहाँ आश्रित नहीं होंगे, स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय, अव्यय का मतलब अविकारी। तो इस चीज को हम पढ़ चुके हैं कि अव्यय कौन से शब्द होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं। कि जिस भी भाई ने वीडियो नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। जैसे किसी संयोजक अव्यय, जैसे और, या, लेकिन, पर, इसलिए, अतः, इनके द्वारा जुड़े होते हैं, यानी दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं, अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। इन वाक्यों में दोनों उपवाक्य समान महत्व रखते हैं, दोनों का समान महत्व होगा और अलग अलग भी पूर्ण अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो भी ये पूर्ण अर्थ जो है प्रस्तुत करेंगे। संयोजक अव्यय कैसे होंगे, किन से जुड़े होंगे, और, एवं, तथा, व, अथवा, या, इसलिए, अन्यथा, फिर भी, फलत, लेकिन, किंतु, परंतु, नहीं तो, ठीक है, तो अकेला तो आ जाए या नहीं तो आ जाए एक साथ, वर्ण, अतः इत्यादि जो है अगर इनके बीच में आएंगे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ जाऊँ, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ जाऊँ, तो देखो संयुक्त वाक्य है, या ने जोड़ दिया, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ जाऊँ, या ऐसे भी कह सकते हो या मैं वहाँ आऊँ, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य होगा, या ने इसको जोड़ दिया। रमन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है,
फिर भी वह ईमानदार है। तो देखो ईमानदारी जो गुण है वो गरीबी पे आश्रित थोड़ी है, गरीबी पर निर्भर थोड़ी है। तुम यहाँ आते हो, आना जो है वहां जाने पर निर्भर थोड़ी यहाँ बोला है, तो ये आश्रित नहीं है, दोनों अलग अलग जो है स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ, पूर्ण अर्थ प्रकट करेंगे। रमन गरीब है, वह ईमानदार, देखो अलग अलग कर दोगे, रमन गरीब है, पूरा अर्थ हमें पता चला, रमन कैसा गरीब है, वह ईमानदार है, इससे भी हमें आइडिया लग रहा है कि वह जो भी कोई है ईमानदार है। तो ये अलग अलग जो इनको कर देते हैं तब भी पूर्ण अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, रमेश आगे निकल गया और हरीश पीछे रह गया। अगर आप इसको ऐसे पढ़ लो, हरीश पीछे रह गया, तो ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, हरीश पीछे रह गया। रमन आगे निकल गया, तो इसका भी पूरा अर्थ है कि रमन आगे निकल गया। तो जोड़ा किसने? और ने, तो ये संयोजक है। संयोजक का मतलब ये संयुक्त वाक्य है, दोनों को संयुक्त कर दिया है, जोड़ दिया है कि रमेश आगे निकल गया और हरीश पीछे रह गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गए। आगे और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैं बहुत बीमार था इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। मैं शादी में नहीं जा सका, देखो पूरा अर्थ दे रहा है, आश्रित नहीं है किसी पे भी। मैं बीमार था या मैं बहुत बीमार था, इसका भी पूरा अर्थ है, इसका भी पूर्ण अर्थ है। शादी में क्यों नहीं गया? इसलिए ने जोड़ दिया, तो संयुक्त हो गया ये, इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। आज ठंड है परंतु हवा नहीं चल रही है, तो ये कैसा हमारा संयुक्त वाक्य हो गया ये भी। मैंने उसे बताया लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो देखो पूरा अर्थ है कि आपको इसको पढ़ के लग रहा है कि ये कहीं जो है अस्पष्ट अर्थ दे रहा है, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कंप्लीट हमें इसका जो अर्थ मिल रहा है, मैंने उसे बताया, इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है। तो इनको अलग करने पर भी ये पूर्ण अर्थ देते हैं, ऐसा नहीं कि आश्रित होंगे दूसरे उपवाक्य पे और जो आश्रित उपवाक्य है वो अर्थ नहीं देगा, तो ये पूरा अर्थ देते हैं अलग होने के बाद भी। और जोड़ा किसने है? लेकिन ने। तो ये सारे क्या हमारे संयुक्त उपवाक्य है, ठीक है, संयुक्त उपवाक्य। ऐसे ही जो है आपके पेपर में, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो उम्मीद करता हूँ रचना के आधार पर आपने तीनों को अच्छे से समझा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब चलते हैं हम आगे की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसकी पहचान के तरीके भी आपको बताए हैं कि किस अव्यय से जुड़े होंगे, और, एवं, तथा, वे, अथवा, या, इसलिए, अन्यथा, फिर भी, फलत, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द इसमें आते हैं। और जो हमारा मिश्र वाक्य है उसमें ये आएंगे, जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, इधर, उधर, तो ये सारे शब्द आते हैं। तो ये शब्द जो कुछ शब्द कॉमन भी होते हैं, क्योंकि जो मिश्र वाक्य में आएंगे वो कभी कभी हमारे संयुक्त में भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको इसका सीधा तरीका बता दिया है कि देख लेना, अगर दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित है तो वो मिश्र वाक्य की पहचान होगा, ठीक है, वो मिश्र वाक्य है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8। जैसे मैं बात करूं विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, तो विधानवाचक हो गया पहला। विधानवाचक वाक्य वे साधारण वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने, करने या किसी सामान्य तथ्य, सूचना या अस्तित्व का बोध होता है। ये सकारात्मक कथन होते हैं। क्या होगा विधानवाचक? इसकी क्या पहचान है? कि जिनसे किसी कार्य का होना, किसी कार्य का करना या किसी सामान्य तथ्य, ठीक है, या सूचना या उसके अस्तित्व का पता चलता है, ठीक है, तो ये हमारे विधानवाचक होंगे और ये हमेशा सकारात्मक कथन होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे विधानवाचक। अगर नेगेटिव आ गया तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो जैसे सीधा सीधा राम स्कूल जाता है, ठीक है जी, राम स्कूल जाता है, तो इसका हमें कार्य का पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। मैं अपने घर जाता हूँ, तो ये भी अपने घर जा रहा है, इसके कार्य का पता चल रहा है। हम खाना खा चुके हैं, खाना खा लिया है। सूर्य पूर्व से निकलता है, हवा चल रही है, तो सीधा सीधा है, तो ये कार्य का होना, करना या उसकी सामान्य स्थिति का जो है पता चलता है इनको पढ़ के। तो सारे के सारे क्या है? विधानवाचक है, ठीक है, ये सारे विधि के अनुसार हो रहे विधानवाचक है। इनमें हमें सूचना मिल रही है। क्या सूचना मिल रही है? भाई वो राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक है। मैं अपने घर जाता हूँ, इससे अपने घर जाने की सूचना है। हम खाना खा चुके हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। सूर्य पूरब से निकलता है, सूचना दी है। हवा चल रही है, ये भी एक सूचना है, सूचित किया भी हवा चल रही है, ठीक। तो ये सारे विधानवाचक हो गए। जैसे आगे बात करता हूँ दूसरे टाइप का, दूसरा हमारा होता है निषेधवाचक वाक्य। ये हमेशा नेगेटिव होंगे, नकारात्मकता का बोध होगा। जैसे जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य के न होने तथा निषेधात्मकता का बोध हो, वो हमारे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह आज पढ़ने नहीं जाएगा, तो नेगेटिव है, नहीं जाएगा, ठीक है। नकारात्मकता का बोध हो रहा है कि आज वो पढ़ने नहीं जाएगा। कोई कारण हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है, इसलिए नहीं जा रहा पढ़ने, लेकिन हमें कारण यहाँ पर नहीं ढूंढना, हमें देखना है कि नकारात्मक है तो निषेधवाचक। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है, तो नकारात्मकता का बोध है, नहीं आऊँगा। फूल तोड़ना मना है, तो मना कर दिया है कि फूल तोड़ना निषेध है, तो नकारात्मकता है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, निषेध है। वहाँ मत जाओ, तो जाने के लिए मना किया हुआ है, तो वहाँ मत जाओ, तो नकारात्मकता का बोध होगा। तो इनको तो आप आसानी से पहचान लोगे, बिल्कुल आसानी से इनको पहचान सकते हो। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो
हमारे अर्थ के आधार पर है कि आप इनको ना पहचान पाओ। समस्या थोड़ी सी हो जाती है जो हमारे रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, उनमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन पेपर में हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको जो है उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पेपर में। चाहे आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आप तुरंत जो है वाक्यों को पहचान लोगे। आगे बात करते हैं आज्ञावाचक की। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक जैसे जिन वाक्यों से आना, अनुरोध और आदेश का बोध होता है तो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। आदेश हो रहा है या अनुरोध हो रहा है, ठीक है, तो आज्ञा ले रहे हैं, हमें कोई आज्ञा दे रहा है या कोई आदेश कर रहा है, उस चीज का अगर हमें पता चलता है तो वो आज्ञावाचक होगा। जैसे सभी अपना काम करो, तो आपको किसी ने आदेश दिया है कि सभी लोग अपना काम कर लो, सभी अपना काम करो, तो आदेश हो गया, ठीक है, किसी ने आदेश दिया है तो उसके कहने पर काम करना पड़ेगा। खाना लाओ तो ये भी एक आदेश है या अनुरोध भी हो सकता है। कृपया खाना लाओ, तो कृपया लग गया तो अनुरोध हो गया, ठीक है। तो आदेश का कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ दिया सभी अपना काम करो, आदेश हो गया, ठीक है। तुम वहां मत जाना, तुम वहां मत जाना, तो ये आदेश भी हो सकता है, अनुरोध भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहां मना किया गया, तुम वहां मत जाना, तो ये आदेश है, ठीक है, या एक अनुरोध है, तो ये आज्ञावाचक हो गए, ठीक है भाई। अंदर आना मना है, अंदर आना मना। आप बोलोगे कि ये तो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये भी तो पता चल रहा है कि आज्ञा हमसे हो रही है, कोई आदेश दे रहा है। अंदर आना मना है तो ये क्या है? एक आदेश हो गया, आदेश लगा हुआ कि अंदर आना मना है, तो आप नहीं जाओगे। कृपया शांति से बैठ जाइए, तो ये क्या? अनुरोध हो गया, कृपया शांति से बैठ जाइए, थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए, तो क्या है? अनुरोध है। कृपया लग गया तो अनुरोध है, ठीक है। अगर एकदम से कड़क से बोल दिया तो वो आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इन दोनों में आदेश और अनुरोध में अंतर है। ये कृपया वाले अनुरोध हो जाएंगे और ऑर्डर जो हमारा एकदम से कड़क से बोल दिया कि अरे अरे इधर आ, वहां मत जा, तो ये क्या हो गया? आदेश हो गया, ठीक है। तो ये आज्ञावाचक हो गए। समझ में आया? तो हम चल सकते हैं आगे अगले अपने चौथे प्रकार पर। ये हमारे विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। विस्मयवाचक वाक्य बहुत बार आपके सामने ये नाम आया विस्मयवाचक का। जैसे जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का बोध होता है तो वह विस्मयवाचक होते हैं। तो आश्चर्य हो, किसी ने ऐसा काम कर दिया हो जिसकी आपको उम्मीद ना हो, तो एकदम से आश्चर्य होता है, अरे वह पास कैसे हो गया, अरे उसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो ये आश्चर्य हो गया। घृणा, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। शोक, दुख हो गया, या खुशी, इन चीजों का अगर पता चलता है तो विस्मयवाचक होते हैं। और ये विस्मयवाचक का साइन होता है कि एक डंडा खींच के उसके नीचे एक बिंदी लगा दी, तो ये उसका साइन है। जैसे इसके जो उदाहरण है, वाह तुमने कमाल कर दिया, तो इस वाह से क्या पता चल रहा है? अभी खुशी हो रही है, हर्ष, हर्ष का बोध है, ये हर्ष के लिए प्रयोग हुआ है, खुशी के लिए। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है, तुमने तो कमाल कर दिया। ओहो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो ये क्या है? एक दुख का सूचक है, शोक का। ओह उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, तो क्या है? शोक है, एक तरह से हम दुख प्रकट कर रहे हैं। अच्छा तुम भी पास हो गए, तो एक आश्चर्य हो गया। अच्छा तुम भी पास हो गए, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा तुम भी पास हो गए, तो आश्चर्य हो गया कि ये कैसे पास हो गया, ठीक है, इसमें आश्चर्य। बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले होगी मतलब एक खुशी है, ठीक है, क्या है? खुशी, यानी हर्ष का बोध है, खुशी या हर्ष का बोध है। तो क्या हो गया हमारा? जहां भी सारी चीजें आए, आश्चर्य, घृणा, शोक या खुशी या हर्ष, तो वो विस्मयवाचक होता है, ठीक है। तो इसको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चीज को हमने बहुत पढ़ा है, कारक में भी इसको हमने पढ़ लिया, बहुत जगह हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो विस्मयबोधक, विस्मयवाचक, ठीक है, ये सारे हमारे वाक्य होंगे। आगे बात कर लेते हैं पांचवें प्रकार की। पांचवें प्रकार में होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखो थोड़ी सी बड़ी है, परिभाषा को ध्यान से समझना। परिभाषा अगर आपने समझ ली तो उदाहरण तो आप चुटकियों में पहचानोगे। जैसे परिभाषा की बात करते हैं, संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने में संदेह, शंका या संभावना व्यक्त होती है या की जाती है, यानी जिनमें ऐसे काम जिसमें किसी कार्य के होने में संदेह हो, शंका हो या उसकी संभावना हो, तो इन वाक्यों में अनिश्चितता होती है और प्राय, शायद, संभवतः, हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग इनमें होता है, या वाक्य के अंत में होगा या होगी आता है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है। जैसे पहला उदाहरण है, शायद आज वर्षा हो सकती है, तो शायद लग गया तो निश्चित तो नहीं है, अनिश्चितता है, ठीक है। शायद आज वर्षा हो सकती है तो संदेहवाचक वाक्य हो गया। जैसे दूसरा, वह अब तक घर जा चुका होगा, जा चुका होगा, एक आइडिया लगाया जा रहा है कि वो जो है ना अब तक घर जा चुका होगा, लेकिन पक्का नहीं है ना, अनिश्चितता है, बात निश्चित नहीं है, जा चुका होगा, एक हम अंदाजा लगा रहे हैं इसमें, तो क्या हो गया? संदेहवाचक। अगला, संभवतः कल हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएं, तो संभवतः जाएं, हो सकता है किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो ये एक संभावना है, ये भी क्या एक संभावना है। आगे, शायद उसने खाना खा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है, पक्का नहीं है, शंका में है, हो सकता है नहीं भी खाना खाया हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं? संदेहवाचक होंगे, सब में संदेह है, शायद, संभवतः, अब तक या शायद, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हैं?
एक अनिश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चित बात का पता इसमें नहीं चलेगा, केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, संदेह की दृष्टि से संदेह का बोध हो रहा है कि शायद हो सकता है सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो। तो ये सब के सब क्या है, संदेहवाचक होते हैं, ठीक है। तो हम चल सकते हैं आगे अपने छठे प्रकार पर। ये हमारा इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। ऑपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें वक्ता की इच्छा, यानी जो भी बोल रहा है उसकी इच्छा, उसकी कामना, आशीर्वाद, अभिलाषा या शुभकामना या उसके श्राप, अभिशाप का भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों में अक्सर ईश्वर करे, काश हो, ठीक है, हो सकता है, कल्याण हो जैसे शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जो वक्ता होता है उसकी इच्छा का पता चलता है कि वो तुम्हें बद्दुआएं दे रहा है या वो तुम्हें दुआएं दे रहा है या शुभकामना दे रहा है। तो वक्ता की इच्छा का पता चलता है। जैसे आपसे किसी ने बोला ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, तो इससे आपको क्या आइडिया लगेगा, उसकी क्या इच्छा है, कि वो आपके भले के बारे में बोल रहा है या आपके बुरे के बारे में बोल रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, उसकी इच्छा हमारा भला चाह रहा है, ठीक है। उसकी इच्छा क्या है, भगवान से प्रार्थना कि हमारी उम्र लंबी दे, ठीक है। तो इच्छावाचक हो गया। नववर्ष मंगलमय हो, शुभकामना आपको दी जा रही है, ठीक है, शुभकामना आपको दी जा रही है। काश मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं, तो कामना है आपकी, काश मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं तो कामना हो गई। जैसे आगे बात करूं, भगवान करे तुम सुखी विवाहित जीवन बिताओ, भगवान करे तुम सुखी विवाहित जीवन बिताओ। तो ये क्या है, ये उनकी एक इच्छा है या उनकी अभिलाषा है कि आप जो है सुखी विवाहित जीवन बिताओ। तुम नरक में जाओ या शत्रु का नाश हो, ठीक है, तुम नरक में जाओ या शत्रु का नाश हो। तो क्या है भाई, ये क्या एक तरह से हमें क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तुम नरक में जाओ एक श्राप है। आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। तो ये क्या है, ये एक मंगल कामना है, शुभकामना आपको दी जा रही है, ठीक है। ये एक तरह से इसको आशीर्वाद समझ लेते हैं कि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। तो ये क्या है, एक शुभकामना है, मंगल कामना आपको की जा रही है, आपके लिए दुआ की जा रही है। तो सारे के सारे क्या है, इच्छावाचक है, और इनसे क्या है, जो वक्ता है उसकी इच्छा का हमें पता चलता है। आगे बात करता हूं मैं सातवें सेंटेंस की। जैसे सातवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, वे वाक्य हैं जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात शर्त का बोध होता है। इसमें आमतौर पर अगर, यदि, तो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जो एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने की संभावना दर्शाते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तो संकेत दिखाया है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो सफलता मेहनत पर निर्भर करेगी, ठीक है, सफलता मेहनत पर निर्भर करेगी। तो ये अगर, यदि, तो जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग होगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो क्या है, एक संकेत है, अगर वर्षा हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, संकेतवाचक हो गया। थोड़े जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती, थोड़े जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती, संकेत है, संकेत दिया है, बताया अगर तुम जल्दी उठ जाते तो तुम्हारी बस नहीं छूटती, ठीक है, तुम लेट नहीं होते। तो ये संकेतवाचक वाक्य हो गई। आगे अगर मैं बात करता हूँ आठवें प्रकार की, तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनका उपयोग जानकारी पाने, प्रश्न पूछने या कोई बात स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये वाक्य हमेशा प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं और अक्सर कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे इन शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, वह क्या खा रहा है, तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि वह क्या खा रहा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, खाना खा रहा है, आम खा रहा है, सेब खा रहा है। तो ये प्रश्न हो गया। तुम कहाँ रहते हो, आपसे प्रश्न है, तुम कहाँ रहते हो, और इसमें प्रश्न चिन्ह जरूर आता है। तुम कहाँ रहते हो तो इसका जवाब दो, ये भी प्रश्न है। तुम कहाँ खेलोगे, तो ये भी आपसे प्रश्न हो रहा है ना, कहाँ खेलोगे, आपको जगह बतानी है। क्या आपको हिंदी आती है, तो ये भी प्रश्न है, क्या आपको हिंदी आती है, प्रश्न हो गया। यह काम किसने किया, तो यह काम किसने किया, खराब कर दिया। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको जवाब देना है कि यह काम जो किसने किया। तो ये 8 हमारे जो हैं अर्थ के आधार पर हो गए और 3 हमारे थे रचना या संरचना के आधार पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करा पाया हूँ। तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है चीज़ें आपको जो है एक तरह से स्किप करनी पड़ सकती है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप ये वीडियो जो एंजॉय कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।